दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है कुछ पॉलीमर से रिलेटेड है ना, बहुलक किसे कहते हैं ना, और उससे छोटी छोटी पॉइंट्स सब देखेंगे। ठीक है, तो वो कार्बन और इसके यौगिक चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो है आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उससे जुड़ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि सभी वीडियो को देख सकें और बेनिफिट्स मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक होता क्या है, देखिए कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जो मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। कम से कम एटलीस्ट कार्बन और हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तभी उसको कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। कार्बन रहना एकदम मस्ट कंपलसरी है उस यौगिक में। कार्बनिक यौगिक में कार्बन रहना एकदम कंपलसरी है, तभी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। तो देखिए जैसे एग्जांपल दिए, जैसे मान के चलिए कि CH4 है तो कार्बन और हाइड्रोजन है। इसके अलावा भी रह सकता है, जैसे कि CH3Cl है तो कार्बन हाइड्रोजन तो है ही, उसके अलावा क्या है, Cl है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन कंपलसरी होना ही चाहिए। CH3OH है तो इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी आ गया तो कोई परवाह नहीं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन एटलीस्ट रहना ही चाहिए, तब उसको जगह कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत का मतलब होता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है कि देखिए ये एक सिद्धांत है जो वर्जिलियस नामक साइंटिस्ट ने 1815 ईस्वी में दिया था। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए कि ये क्या बोले थे, ये बोले थे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होता है केवल और केवल सजीवों से किया जा सकता है। यानी कार्बनिक यौगिक कहाँ पाया जाता है, केवल और केवल सजीव में पाया जाता है, जिसमें जान होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में यदि हम लोग बनाना चाहेंगे प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में, तो इसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता, मतलब इसको नहीं निर्माण नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी अकार्बनिक पदार्थ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई भी निर्जीव पदार्थ से जो है निर्माण नहीं कर सकते हैं कार्बनिक यौगिक को। कार्बनिक यौगिक केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं, सजीव में पाए जाते हैं। ऐसा कहना किसका था, बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक का था, और 1815 में एक सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत को उन्होंने क्या नाम दिया, जीवन शक्ति का सिद्धांत नाम दिया। जबकि ये जो सिद्धांत है आगे जा करके फेल हो जाते हैं। जब वोहलर नाम का एक साइंटिस्ट आते हैं, वोहलर 1828 ईस्वी में, उन्होंने क्या करते हैं कि लेबोरेटरी में मतलब प्रयोगशाला में और एक अकार्बनिक पदार्थ जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, उससे उन्होंने क्या बना देता है, यूरिया मतलब होता है कार्बनिक, यूरिया क्या कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक यौगिक बना देता है। तब जा करके इसका नियम जो होता है फेल हो जाता है, क्योंकि बर्जिलियस ने कहा था कि कार्बनिक यौगिक को केवल सजीव से ही प्राप्त किया जा सकता है, केवल सजीव से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसका निर्माण सजीवों से होता है। लेकिन वोहलर ने सिद्ध करके दिखा दिया कि नहीं, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ यानी कि निर्जीव से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, तब जाकर के इसका नियम क्या होता है, फेल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूरिया का निर्माण, यानी यूरिया का जो निर्माण है, देखिए किसने किया था, वोहलर नामक वैज्ञानिक ने। कब, 1828 ईस्वी में। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि देखिए सोडियम साइनेट लिया। सोडियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CNO। यहाँ पर कार्बन का मतलब है सी का मतलब कार्बन नहीं होता है, इसको आप कार्बन नहीं समझ लीजिएगा। यहाँ पर CNO का मतलब होता है, CNO का पूरा नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेट बोलते हैं। इसका साइनेट नाम है CNO, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनेट बोलते हैं। ये C का मतलब कार्बन यहाँ पर नहीं होता है। CNO का पूरा नाम क्या होता है, साइनेट होता है, याद रखिएगा। चूँकि इसमें कार्बन नहीं है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या किया, साइनेट को हीट किया। हीट मतलब होता है कुछ संश्लेषण किया, यानी कि हीट किया। कहाँ, प्रयोगशाला में। कहाँ पर क्या था, प्रयोगशाला में। तो उससे क्या बनाया उन्होंने, NH2, ठीक है, CONH2, यानी कि NH2CONH2 किसका फॉर्मूला होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है। और उन्होंने अमोनियम साइनेट से NH4CNO से क्या बना दिया, यूरिया का निर्माण कर दिया प्रयोगशाला में। ऐसा करके कौन दिखाया था, वोहलर नामक वैज्ञानिक ने दिखाया था 1828 में। और यूरिया, चूँकि यूरिया के पास क्या CO है, CO जो होता है कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन का ग्रुप होता है। हम बताए थे फंक्शनल ग्रुप में क्या है, कीटोन का ग्रुप है। तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है, इसके पास कार्बन है। CO को क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो अकार्बनिक यौगिक से क्या निर्माण करके दिखाया, कार्बनिक यौगिक निर्माण करके दिखाया। जबकि ये बर्जिलियस ने क्या बोला था कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, जबकि करके दिखा दिया किसने, वोहलर ने।
तब जा कर के शक्ति का सिद्धांत जो था, जीवन शक्ति का सिद्धांत फेल हो जाता है। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन पूछेगा प्रयोगशाला में निर्माण किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका, यूरिया आंसर होगा। यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, याद रखिएगा वॉलर ने। कब किया था, 1828 में। कहाँ किया था, प्रयोगशाला में। कौन सा विधि द्वारा, संश्लेषण विधि द्वारा, मतलब हीट करके। ठीक है, किससे किया था, तो सोडियम साइनेट, अमोनियम साइनेट से, सॉरी NH4CNO से। नेक्स्ट देखिए, कार्बनिक यौगिक के स्रोत। कार्बनिक यौगिक के स्रोत मतलब कार्बनिक यौगिक अगर कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सा जगह पर पाया जाता है, कैसे बनता है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वह जंतु और वनस्पतियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जंतु और वनस्पतियों में पाया जाता है, याद रखिएगा। यानी कि जैसे कि जंतु जब मर जाते हैं या वनस्पति जब क्या होता है, पेड़ पौधा जब मर जाते हैं तो क्या होता है, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, और दब जाने से क्या होता है, तो पेट्रोल का, आपका कोल टार हो गया जिसको अलकतरा बोलते हैं हम लोग, कोयला हो गया, इस टाइप का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसमें जितना भी काला वस्तु है ना, जल करके क्या होता है, दब करके, और किसका निर्माण करता है, पेट्रोल, कोल टार, कोयला, ये सब का निर्माण करते हैं। तो ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, देखिए पेड़ पौधा में क्या होता है कि पत्ती में क्या होता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है, सेल्यूलोज है, जो प्राकृतिक होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखिए, बहुलीकरण। अब हम लोग चलते हैं बहुलीकरण, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये जो था 10th क्लास में नहीं है, ये 12th क्लास में था। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में शॉर्ट डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जो एग्जाम में केवल पूछता है उसी के बारे में। याद रखिएगा, बहुलीकरण किसको बोलते हैं, यानी पॉलीमराइजेशन किसको बोलते हैं। तो देखिए, एक ही यौगिक के दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़कर और एगो उच्च अनुभार वाला यौगिक बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। देखिए, इसको समझते हैं पहले। जैसे देखिए, हम लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीइथीन। तो पॉलीथीन जो होता है कैसे बनता है मालूम है, पॉलीथीन। देखिए, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और इस तरह से ढेर सारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर प्लस, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब असंख्यक, मतलब इस तरह से ढेर सारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। इथीन बोलते हैं ना, इथीन बोलते हैं। यानी कि ढेर सारा, जब इथीन आपस में क्या करता है, जोड़ते हैं, इथीन के ढेर सारा अणु क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तब जा कर के एक क्या करते हैं, पॉलीइथीन का निर्माण करते हैं। पॉली मतलब होता है ढेर सारा, ठीक है, और इथीन मतलब होता है इथीन के अणु, यानी ढेर सारा इथीन के अणु आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि जब एक ही यौगिक के अणु, एक ही यौगिक यहाँ पर क्या है, इथीन है, और इसी का अणु देखिए, इथीन है, ढेर सारा इथीन आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, पॉलीथीन का। जब एक ही यौगिक के अणु, ठीक है, जब एक ही यौगिक के दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो एक उच्च भार वाला यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीथीन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले N लिखा हुआ है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इथीन, मतलब ढेर सारा इथीन है। ठीक है, और इसी को जब हम बहुलीकरण कर रहे हैं, यानी पॉलीमराइजेशन जब होता है, तो किसका निर्माण होता है, तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, याद रखिएगा, पॉलीथीन का निर्माण होता है। इसको दो तरह से लिखा जाए, पॉलीथीन भी लिख सकते हैं, पॉलीइथीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि पॉलीथीन का जो निर्माण हो रहा है, किससे निर्माण हो रहा है, इथीन से हो रहा है। तो जो छोटा वाला जो होता है ना, एगो भाग को क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे, और ढेर सारा जब इथीन जुड़ जाता है तो उससे क्या होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो एक पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, एक पार्ट को बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मोनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मोनोमर बोलते हैं, मोनोमर। जैसे आप लोग देखिएगा, घर का जैसे दीवार बनता है, तो दीवार बना हुआ रहता है, तो दीवार किससे बनता है, ईंटों से बनता है। जैसे देखिए, दीवार बना हुआ है तो क्या होता है, छोटा छोटा ईंट से मिलकर बना हुआ है, समझिए इसको अच्छे से। ठीक है, एक ईंट से क्या बनता है, एक दीवार बन गया, मान के चलिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसको समझिए, मान के चलिए एक दीवार बन गया। ठीक है, तो ये जो दीवार है, यहाँ पर भी ये भी ईंटा है ना, ईंट ढेर सारा ईंट बन के मिलने से क्या होता है, एक दीवार का निर्माण होता है। उसी प्रकार समझिए कि ईंट जो है, ईंट को एक यौगिक मान लीजिए,
और यौगिक के यही अणु क्या होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने से क्या बन रहा है, एक दीवार का निर्माण हो रहा है। तो सेम टू सेम प्रोसेस जो होता है पॉलीमर में भी होता है। जब यानी कि एक जो भाग है, यानी एगो ईंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे। एगो ईंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मोनोमर, मोनोमर, ठीक है। और पूरा जो दीवार बना है, इस दीवार को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पॉलीमर किसे कहते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा, जब एक ही यौगिक के अणु दो या दो से अधिक बार जब जुड़ करके और क्या होते हैं, एक बहुत अधिक अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एगो ईंटा का वजन हद से हद 1 किलो होगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पर इतना बड़ा सा दीवार है, तो इसका वजन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं। तो इसका अणुभार क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक ही यौगिक के दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़ करके और क्या करते हैं, एक उच्च अणुभार वाला यौगिक बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम दिए इथीन, ठीक है। और इथीन से क्या बन रहा है, बहुत सारे जब इथीन जब कंबाइंड करते हैं आपस में, तो किसका निर्माण करते हैं, पॉलीथीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। पॉलीथीन जिसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई भी सामान वामान को ले जाने के लिए, है ना, पैकेज के रूप में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोनोमर और पॉलीमर। कुछ मोनोमर और पॉलीमर देखिए, जैसे मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीवीसी। पीवीसी जो है एक पॉलीमर है। पीवीसी को क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो पाइप रहता है ना, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, पाइप बनाने के लिए। जैसे प्लास्टिक का जो पाइप रहता है, जैसे पानी वाला जो पाइप रहता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है, ठीक है, पानी वाला पाइप। या फिर बोल सकते हैं ये जो तार रहता है, तार जो इलेक्ट्रिक वाला तार रहता है, तो तार के ऊपर में क्या होता है कि कोटेड रहता है, तार के ऊपर में कोटेड रहता है कि नहीं, प्लास्टिक का कोटेड रहता है। तो वो कोटेड भी जो होता है, प्लास्टिक का जो कोटेड होता है, वो भी पीवीसी का मिलकर पीवीसी का बनाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका मोनोमर क्या होता है, इसका होता है विनाइल क्लोराइड। पॉली को खाली हटा देना है, तो क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, मोनोमर। यानी कि ढेर सारा विनाइल क्लोराइड मिल करके और क्या बनाते हैं, पीवीसी का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेकेलेट। बेकेलेट क्या होता है, तो बेकेलेट का एक पॉलीमर है। बेकेलेट क्या है, पॉलीमर है। बेकेलेट सबको आप लोग देखे होंगे, कहाँ इसका प्रयोग होता है, जैसे कि हम लोग घर में जो स्विच बोर्ड रहता है ना, स्विच वाला जो बोर्ड रहता है, जिसमें बटन लगा रहता है, स्विच बोर्ड बना होता है, तो वो जो होता है किसका होता है, तो वो बेकेलेट का होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखिएगा सस्पेन, चाय बनाने वाला जो सस्पेन रहता है, तो उसका जो हैंडल पकड़ा, जैसे चाय बनाने वाला जो सस्पेन है, उसका जो हैंडल होता है, तो यहाँ पर देखिएगा प्लास्टिक जैसा बना, प्लास्टिक के जैसा रहता है, तो वो भी बेकेलेट का है, ठीक है, वो भी क्या है, बेकेलेट का है। इसका जैसे कंघी, यानी कि कंघी यानी मतलब कॉम्ब, जो हम लोग माथा के बाल झाड़ते हैं, तो वो भी जो है एक तरह का क्या है, बेकेलेट से मिलकर बना हुआ, बेकेलेट का बना हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो बेकेलेट क्या होता है। तो बेकेलेट एक पॉलीमर है, और वो बेकेलेट जो बनता है वो कैसे बनता है, फिनोल को और फॉर्मेल्डिहाइड को जब आपस में, जब ढेर सारा फिनोल और ढेर सारा फॉर्मेल्डिहाइड जब आपस में कंबाइंड होते हैं, तब जाकर किसका निर्माण करते हैं, तो बेकेलेट का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बेकेलेट को बनाने का तरीका क्या है, फिनोल और प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, याद रखिएगा। तो पूछेगा एग्जाम में कि बेकेलेट का मोनोमर का नाम बताइए, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलेट कैसे बनता है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, ठीक है। बेकेलेट क्या होता है, अब देखिए कंघी है, मान के चलिए क्या कंघी है या स्विच का बोर्ड है, ठीक है। तो वो तो होता है एक्चुअली प्लास्टिक जैसा होता है, तो क्या विद्युत का सुचालक होता है, कभी नहीं होता है, यानी कि कुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा क्या होता है, कुचालक होता है, याद रखिएगा। उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, स्विच में, बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए, रेडियो में, टेलीविज़न में, इस समय प्रयोग किया जाता है बेकेलेट का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक किसको कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक बहुलक। देखिए प्राकृतिक बहुलक एग्जाम्पल क्या है, जैसे है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, बताए थे, पेड़ पौधे के पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। स्टार्च हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, रबर हो गया। तो रबर कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ के में जो स्राव होता है, पेड़ों में क्या होता है, स्राव होता है, रस जैसा निकलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रबर, ठीक है। रेशम का क्या होता है, खेती किया जाता है, यानी कि उसको कीड़ा को पाला जाता है, जिसको कोकून खेती कहते हैं ना। यानी कि रेशम जो होता है, रेशम को कैसे निकाला जाता है, उसको कीड़ा, यानी कि कीड़ा को पाला जाता है, ठीक है, उसका खेती होता है। तो वो हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब क्या प्राकृतिक बहुलक है, ये सब क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। इसको निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। आज कुछ क्या होता है, कृत्रिम बहुलक होता है, जिसका जैसे बता दिया हम लोग, बेकेलेट हो गया, पीवीसी हो गया, इसको हम लोग बनाते हैं,
नेक्स्ट देखिए, एक होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में थोड़ा समझते हैं। प्लास्टिक क्या होता है, देखिए प्लास्टिक जो होता है, प्राकृतिक प्लास्टिक का नाम क्या है, लाह। लाह का भी खेती किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक प्लास्टिक का नाम क्या है, लाह है। लेकिन रासायनिक विधि से तैयार, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग प्लास्टिक को केमिकली हम लोग निर्माण भी कर सकते हैं। कितने तरीक़ा से, 2 तरीक़ा से। कौन कौन सा प्लास्टिक होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको समझते हैं अच्छा से। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जब जो प्लास्टिक को गर्म करने पर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और ठंडा करने पर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे मान के चलिए कि हम पॉलीथीन ले लिए और पॉलीथीन को गर्म कर दिए, तो क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, यानी मुलायम हो जाता है। और फिर थोड़ा देर छोड़ देंगे, ठंडा होने के बाद वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। याद रखिएगा, देखिएगा पॉलीथीन को आप गर्म कीजिए तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और यानी कि मुलायम हो जाएगा। और जैसे थोड़ा देर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा कि वो हार्ड हो जाता है, यानी कठोर हो जाता है। फिर से उसी प्लास्टिक को हम गर्म करेंगे तो फिर से वो सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर ठंडा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। मतलब ये प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होते रहता है। तो इस तरह का प्लास्टिक को क्या बोलेंगे हम लोग, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, गर्म करने पर सॉफ्ट और ठंडा करने पर हार्ड होगा। फिर से हम लोग गर्म करेंगे तो फिर सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हार्ड हो जाएगा। तो ऐसे होते रहता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, थर्मोप्लास्टिक। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका नाम से है कि सेटिंग हो गया, सेटिंग हो गया, मतलब थर्मोसेटिंग, मतलब एक बार हीट किए, फर्स्ट बार गर्म किए तो मुलायम तो होगा। अब मुलायम करने के बाद उसको चाहेंगे जिस आकार में ढालने के लिए उस आकार में ढल जाएगा। गोल बनाना चाहेंगे तो गोल हो जाएगा, चपटा बनाना चाहेंगे चपटा हो जाएगा, ठीक है, गोल हो जाएगा। जिस आकार में चाहेंगे उस आकार में हम लोग ढाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से हम लोग गर्म करना चाहेंगे और सोचेंगे फिर से उसको गर्म करके थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं, तो वह चीज़ और उसमें नहीं होगा, ठीक है, और मुलायम नहीं होगा, नहीं सॉफ्ट नहीं होगा। याद रखिएगा। यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, एक बार गर्म करो, उसको आकार में जो आकार में ढलना है ढल जाएगा, और उसके बाद जो होता है पूरी वो क्या होता है, परमानेंटली सेट हो जाता है। फिर से गर्म करने पर वो सॉफ्ट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट। याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कंघी हो गया है, तो कंघी को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, या स्विच बोर्ड है उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद तो एक बार तो मुलायम होगा, उसके बाद जो होगा फिर से गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, मुलायम नहीं होगा, यानी कि सॉफ्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल क्या है। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल हम दिए थे, जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया। पीवीसी मतलब तार के ऊपर में जो कोटिंग वाला जो प्लास्टिक लगा रहता है, तार के ऊपर में इलेक्ट्रिक जो तार रहता है उसके ऊपर में जो प्लास्टिक का कवर रहता है उसको बोलते हैं पीवीसी। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरीन है, टेफ्लॉन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, थर्मोप्लास्टिक हो गया। नेक्स्ट देखिए नोट में टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, देखिए टेफ्लॉन जो होता है कि जैसे न चिपकने वाले कढ़ाई का निर्माण में, जो कढ़ाई चिपकता नहीं है तो उसको निर्माण करने के लिए क्या होता है, टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेफ्लॉन जो होता है वो टेट्राफ्लोरोइथीन से मिलकर बना होता है। टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका फॉर्मूला आता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। मतलब टेट्राफ्लोरो है, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब क्या होता है, 4 गो फ्लोरो होना चाहिए। टेट्राफ्लोरो मतलब 4 गो फ्लोरीन होना चाहिए। देखिए 2 और 2 4 हो गया। टेट्राफ्लोरो इथिलीन, इथिलीन का मतलब हो गया इथिलीन, लास्ट में लीन है, इसका मतलब डबल बॉन्ड हो गया। और ईथ का मतलब 2 कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन हो गया, यानी टेट्राफ्लोरो इथिन हो गया। तो याद रखिएगा कि टेफ्लॉन जो होता है वो टेट्राफ्लोरो इथिलीन से मिलकर बना होता है, और उसका उपयोग होता है कहाँ पर, वैसा कढ़ाई जो चिपकता नहीं है, यानी कि उसका तली में जो होता है चिपकता नहीं है। तो जैसे ये कढ़ाई हो गया तो इसके नीचे में जो होता है चिपकता नहीं है, तो वैसे इसमें कोटेड किया जाता है कुछ, ठीक है, टेफ्लॉन का, ताकि इसमें कोई भी पदार्थ क्या होगा, चिपकेगा नहीं। तो वैसा टेफ्लॉन, वैसा कढ़ाई के निर्माण में टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट्स जो होता है कि जैसे बरसाती यानी रेनकोट होता है, रेनकोट का देखें ना, तो रेनकोट का जो कपड़ा होता है वो पॉलीकार्बोनेट्स का मिलकर बना होता है, पॉलीकार्बोनेट्स का होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि बरसाती रेनकोट जो होता है कौन से कपड़ा का बनाया जाता है, याद रखिएगा पॉलीकार्बोनेट्स का, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट्स का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रबर के बारे में, ठीक है। तो रबर क्या होता है, तो रबर देखिए रबर क्या होता है, तो 2 तरह का रबर होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक क्या होता है, कृत्रिम। यानी कि प्राकृतिक जो रबर होता है उसका बहुलक, उसका पॉलीमर क्या होता है, उसका पॉलीमर होता है आइसोप्रीन। याद रखिएगा आइसोप्रीन, ठीक है, ISOPRENE, आइसोप्रीन, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, नहीं कि मुलायम होता है आइसोप्रीन, ठीक है, मुलायम होता है।
और इसको जब कठोर बनाना है, यदि इसको कठोर बनाना है तो क्या मिलाएंगे, इसमें कार्बन मिलाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक जो रबर रहता है उसका बहुलक, यानी कि प्राकृतिक रबर किससे मिलकर बना होता है, याद रखिएगा, आइसोप्रीन से। ठीक है, आइसोप्रीन से। और वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। उसको कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, उसको कठोर यानी कि हार्ड बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, उसमें कार्बन का मिक्स किया जाता है, यानी कार्बन उसमें मिलाया जाता है, किसमें, तो प्राकृतिक बहुलक यानी कि आइसोप्रीन में। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे मान के चलिए ट्यूब है, यानी कि ट्यूब, कौन सा ट्यूब, साइकिल का जो ट्यूब रहता है, तो साइकिल के अंदर में जो ट्यूब रहता है, तो वो ट्यूब जो होता है वो एक तरह का रबर का बना होता है। तो कौन सा रबर, तो यही वाला प्राकृतिक रबर यानी कि आइसोप्रीन से। ठीक है, और टायर, यानी टायर जो बना होता है, साइकिल का टायर हो गया, फिर आपका गाड़ी का टायर हो गया, तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम जो रबर रहता है, ठीक है, उसका नाम है नियोप्रीन और एक है थायोकॉल। ठीक है, नियोप्रीन और थायोकॉल जो होता है कृत्रिम रबर होते हैं। ठीक है, कृत्रिम मतलब इसको बना सकते हैं हम लोग। जैसे इलेक्ट्रिक केबल है, इलेक्ट्रिक केबल जो होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक केबल बनाने के लिए, केबल तार तो सबको आप लोग देखे होंगे, डिश वाला केबल रहता है, और डिश वाला केबल आप लोग सबको देखे होंगे घर में। तो केबल, इलेक्ट्रिक केबल बनाने के लिए, ठीक है, या फिर तेल ले जाने वाला पाइप है ना, जो तेल ले जाने वाला जो पाइप बना होता है, तो वो भी जो होता है कृत्रिम रबर का बना होता है, यानी कि इसका नियोप्रीन का मिलकर बना होता है, नियोप्रीन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वल्कनाइजेशन क्या होता है, यानी वल्कनीकरण क्या होता है, देखिए प्राकृतिक रबर है, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्राकृतिक रबर को यदि हम लोग सल्फ़र उसमें मिला देंगे, प्राकृतिक रबर में क्या मिला देंगे, सल्फ़र मिला देंगे, और उसको हीट कर देंगे, यानी गर्म कर देंगे, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, वल्कनीकरण कहते हैं। वल्कनीकरण में क्या होता है, प्राकृतिक रबर को हीट किया जाता है, किसके साथ, क्या मिला करके, सल्फ़र मिला करके, यानी क्या, सल्फ़र मतलब एस, यानी सल्फ़र के अणु मिला करके हीट कर देंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वल्कनीकरण कहेंगे। इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, प्राकृतिक रबर जो होता है सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा। जैसे कि हम लोग दस्ताना बनाते हैं, दस्ताना पहनते हैं ना, तो दस्ताना पहनते हैं, रबर का दस्ताना आता है। ठीक है, जैसे कि मिस्त्री देखिएगा कि जब कोई हार्ड काम करता है, जैसे कि ईंटा का काम करता है, ईंटा का या पत्थर का जो काम करता है, तो हैंड्स में, हाथ में ग्लव्स पहन के काम करता है, प्लास्टिक का बना होता है, तो वो ग्लव जो होता है बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो वह जो होता है इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, वल्कनाइजेशन से ही बनाया जाता है। रबर का बैंड याद रखिएगा, जैसे हाथ में पहनने के लिए रबर का बैंड आता है ना, लिखा रहता है आपका, ठीक है, बैंड जैसा रहता है हाथ में पहनने के लिए रबर का, तो वो भी जो है वल्कनाइजेशन से ही बनाया जाता है, ताकि वो क्या होगा, सल्फ़र को ऐड किया जाता है थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रेसा के बारे में थोड़ा समझते हैं। रेसा क्या होता है, तो देखिए रेसा के बारे में सब जानते हैं। रेसा मतलब क्या, रस्सी, जस्ट लाइक रस्सी। ठीक है, समझिए रस्सी जैसा है। ठीक है, तो रेसा नहीं, फाइबर क्या होता है, ठोस पदार्थ रहता है जिसका लंबाई क्या है, बहुत अधिक, और चौड़ाई क्या होता है, बहुत ही कम रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे मान के चलिए हज़ारों मीटर इसका लंबा है, लेकिन चौड़ाई क्या होगा, उसके अपेक्षा बहुत कम रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसा नहीं फाइबर बोलते हैं। जैसे देखिए नायलन हो गया है, तो नायलन जो हो गया, नायलन क्या है, एक तरह का रेसा है। तो नायलन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे मछली पकड़ने वाले जाल, जो जाल बनाया जाता है, जाल देखे होंगे, मछली पकड़ने वाला जो जाल रहता है वो किसका बना होता है, नायलन का। ठीक है, पैराशूट का जो कपड़ा होता है, पैराशूट जो उड़ता है, पैराशूट तो जो कपड़ा बन के उड़ा जाता है, ठीक है, तो वो पैराशूट का जो कपड़ा होता है वो नायलन का बना होता है। नेक्स्ट है रेयन। रेयन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, रेयन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, रेयन जो होता है, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं, रेयन कहते हैं। देखिए सेलुलोज से बना होता है, लेकिन सेलुलोज से बना, सेलुलोज चूँकि है क्या, प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, और सेलुलोज से ही बनाया जाता है कृत्रिम रेशा, जिसको नाम दिया जाता है कि हम लोग रेयन बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सेलुलोज से बना हुआ कृत्रिम रेशा का नाम क्या है, तो उसको क्या कहते हैं, रेयन कहते हैं। उसको कपड़ा बनाने के लिए या फिर कॉलिन बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या होता है, देखिए पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम समझते हैं पहले, पेट्रोल क्या होता है। देखिए पेट्रोल है ना, पेट्रोल देखिए ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, हाइड्रोकार्बन का बना होता है पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, ये सब पेट्रोलियम। इसको निकाला कहाँ जाता है, तो कुआं खोद के निकाला जाता है। ठीक है,
कुआँ खोद के निकाला जाता है किसको, पेट्रोलियम को, ठीक है। केरोसिन, डीजल ये सब क्या होता है, कुआँ खोद के निकाला जाता है। ये जो होता है कि गैस के नीचे रहता है, पृथ्वी में गैस के नीचे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर गैस है, ठीक है। तो कौन कौन सा गैस होता है, बहुत सारा गैस होता है ना, जैसे प्राकृतिक गैस होता है, LPG, CNG सब होता है। तो गैस के नीचे हो पाया जाता है, गैस के नीचे पाया जाता है कौन, तेल यानी पेट्रोलियम, ठीक है, उसके नीचे होता है, यानी यहाँ पर गैस है तो गैस के नीचे होता है, ठीक है। तो देखिए इसको कुआँ खोद के निकाला जाता है, और कुआँ खोद के जब इसको बाहर करेंगे तो इसके साथ बहुत सारे क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कचरा होते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा क्या होता है, उसको शुद्ध किया जाता है, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, और पेट्रोलियम चूँकि होता क्या है, तो ये हाइड्रोकार्बन है, लेकिन किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, तो याद रखिएगा, एग्जाम में यदि पूछेगा तो याद रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि सभी के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। देखिए इसका निर्माण कहाँ किया जाता है, तो इसका निर्माण होता है पृथ्वी के अंतर में, जब जीव जंतु क्या होता है, वनस्पति क्या होता है, जब दब जाते हैं तो उससे क्या होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है, ठीक है। उसका जो चर्बी रहता है ना, तो उसी से तेल का निर्माण होता है, ठीक है। पेड़ पौधा जैसे कि जंतु हो गया, जीव जंतु हो गया, ठीक है, ये सब से दबने से, और जो लकड़ी जो लोग रहता है वो कोयला में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निकाला जाता है कैसे, कुआँ खोद के निकाला जाता है। शुद्ध कैसे किया जाता है, निकालने के बाद उसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन से चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है, याद रखिएगा, अवसादी चट्टान में। कोयला, पेट्रोलियम, जितना भी जमीन से निकाला जाने वाला खनिज पदार्थ है वो कहाँ होता है, अवसादी चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे एग्जांपल में दिए हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सब क्या है, तो ये सब जो है एक तरह का पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, खनिज पदार्थ है, ठीक है।